हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें सब कुछ है। प्यार, शादी, परिवार और बच्चे। लेकिन इस कहानी का अंत ऐसा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आइए इस सस्पेंस से भरी दास्तान की शुरुआत करते हैं। केरल के एक छोटे से गांव से निकलकर सैम और सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास एपिंग उपनगर में अपनी छोटी सी खुशहाल दुनिया बसा ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की सुबह ने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस सुबह सोफिया की आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसके बगल में लेटे सैम के मुंह से झाग निकल रहा था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। लेकिन जब उसने सैम का शरीर छुआ तो वह ठंडा हो चुका था। उसके हाथ पैर अकड़ चुके थे। सोफिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। हड़बड़ाहट में उसने अपने 7 साल के बेटे को जगाया और तुरंत अपनी बहन सोनिया को कॉल किया। सोनिया मेलबर्न में ही रहती थी और पेशे से नर्स थी। साथ ही उसने अपनी एक नजदीकी दोस्त को भी बुलाया। घबराहट के बीच सोनिया ने उसे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने को कहा। सुबह 9:05 पर इमरजेंसी ऑपरेटर ने निर्देश दिया कि मेडिकल टीम के पहुंचने तक सैम को सीपीआर दिया जाए। लेकिन जब सोनिया और सोफिया ने कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि यह नामुमकिन था। सैम के मुंह से झाग और खून निकल रहा था। उसका जबड़ा इतनी मजबूती से बंद था कि उसकी जीभ दांतों के बीच फंस चुकी थी। 7 साल का मासूम बच्चा दूर खड़ा अपने पिता को इस हालत में देख रहा था। एक रात पहले तक जो पिता हंसते खेलते थे अब तड़पते हुए नजर आ रहे थे। हर गुजरते पल के साथ सोफिया की चिंता और बढ़ती जा रही थी। 13 मिनट बाद पैरामेडिक्स की टीम पहुंची। उन्होंने सैम के पायजामा और टॉप को हटाकर हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर जांचा। सैम का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से 10 डिग्री कम यानी 27.7 डिग्री सेल्सियस था। टीम ने सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। सैम अब इस दुनिया में नहीं रहा था। शुरुआती जांच से पता चला कि सैम को रात में नींद के दौरान हार्ट अटैक आया था। घर में सन्नाटा छा गया। सोफिया की जिंदगी का हर पल जैसे थम गया। उसके बेटे का बचपन एक झटके में छिन गया। फोन पर यह खबर सैम के केरल स्थित माता पिता को दी गई। ये वो कॉल थी जिसे कोई भी माँ बाप कभी सुनना नहीं चाहता। हजारों मील दूर मेलबर्न में सोफिया अपनी टूटी हुई हिम्मत को समेटने की कोशिश कर रही थी। हर ओर दुख और आंसुओं का सैलाब था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। न कोई फोर्स्ड एंट्री के सबूत मिले, न ही किसी फाउल प्ले का संकेत। लेकिन सवालों का साया अभी भी मंडरा रहा था। क्या यह सचमुच एक हार्ट अटैक था या फिर कुछ और? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक सिहरन पैदा कर देने वाली दास्तान है। यह बताती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। क्या आप तैयार हैं इस कहानी के हर पहलू को जानने के लिए? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सुनो कहानी जी के साथ। आगे की कहानी में हम जानेंगे इस हादसे के पीछे के अनसुलझे सवालों को। क्या यह सचमुच एक प्राकृतिक मौत थी या फिर इसमें छुपा था कोई गहरा राज? लेकिन दोस्तों, सैम की मौत के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मेलबर्न पुलिस और मेडिकल टीम के सपोर्ट से सोफिया अपने बेटे के साथ सैम की बॉडी को केरल ले जाने में कामयाब हो सकी। मेलबर्न की मलयाली डायस्पोरा ने भी एकजुट होकर सोफिया की मदद की और 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रेज किए। 16 अक्टूबर 2015 को सैम की डेड बॉडी केरल पहुंची। सोफिया और उसका बेटा भी वापस आ गए। लेकिन वो घर जहां कभी खुशियों की गूंज हुआ करती थी, अब मातम में डूबा हुआ था। सैम के माता पिता सदमे में थे। वे बार बार सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। सिर्फ 4 दिन पहले ही सैम और सोफिया पूरे 2 हफ्ते अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर ऑस्ट्रेलिया लौटे थे। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब उन्होंने सैम को जिंदा देखा। सोफिया सैम के कास्केट के पास बैठी कभी फूट फूट कर रोने लगती तो कभी बिल्कुल शांत हो जाती। कभी वह सैम के माथे को चूमती तो कभी उसके सिर पर हाथ फेरती। उस कमरे में इतना दर्द और खामोशी थी कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थीं।
लेकिन इस पूरे माहौल में कुछ ऐसा था जो सैम के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सैम, जो हमेशा से ही हंसमुख और जिंदा दिल था, इस बार जब वह केरल आया तो वह बेहद शांत और गुमसुम था। ऑस्ट्रेलिया लौटने से पहले सैम ने अपने पिता और कुछ रिश्तेदारों से कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार जब मैं इस घर में लौटूंगा तो मैं जिंदा नहीं बल्कि एक कॉफिन में आऊंगा। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन बात को हंसी में टाल दिया गया। कौन सोच सकता था कि सैम के ये शब्द सच हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सैम ने यह भी कहा था कि उसकी आखिरी इच्छा है कि मरने के बाद उसे अपने ग्रैंडफादर की कब्र के पास दफनाया जाए। सैम की ये बातें उसके परिवार को अब झकझोर रही थीं। क्या सैम को अपनी मौत का आभास हो चुका था? क्या वह किसी ऐसी चीज से जूझ रहा था जो उसने किसी से साझा नहीं की, या यह सब केवल एक इत्तेफाक था? लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या सैम की मौत का कारण वही था जो दिख रहा था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? हर गुजरते पल के साथ यह मामला और भी रहस्यमय होता जा रहा था। सैम के गुजर जाने के बाद सोफिया का हाल देख हर किसी का दिल दहल उठता। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी छा गई थी, मानो उसकी जिंदगी का हर रंग फीका पड़ चुका हो। 24 अक्टूबर 2015 सैम को गुजरे केवल 10 दिन हुए थे। हालांकि सोफिया केरल में सैम के माता पिता के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी नौकरी और बेटे की पढ़ाई के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा। यह फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। वह अपने सास ससुर को भरोसा दिलाते हुए बोली, मैं आप लोगों से दूर जा रही हूं, लेकिन मेरा दिल यहीं रहेगा। हर शनिवार मैं कॉल करूंगी। और उसने अपना वादा निभाया। हर शनिवार वह कॉल करती। सैम के माता पिता, जो अब अपनी दुनिया में अकेले रह गए थे, उस कॉल का बेसब्री से इंतजार करते। उनके लिए यह कॉल सिर्फ बातचीत नहीं थी, बल्कि उनके टूटे दिलों का सहारा था। लेकिन दोस्तों, जुलाई 2016 में उनकी जिंदगी ने अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लिया। सैम को गुजरे हुए 9 महीने हो चुके थे। उस शनिवार सैम के माता पिता हमेशा की तरह सोफिया के कॉल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन समय बीतता गया और फोन की घंटी नहीं बजी। उन्होंने खुद को समझाया, शायद सोफिया आज बिजी होगी, अगली बार कॉल जरूर करेगी। लेकिन अगले शनिवार भी वही खामोशी थी। अब उन्हें बेचैनी होने लगी। 9 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था कि सोफिया का कॉल 2 हफ्तों तक नहीं आया। आखिरकार अपनी चिंता को और ज्यादा सहन न कर पाने के बाद उन्होंने मेलबर्न में सोफिया की बहन सोनिया को कॉल किया। सोनिया, क्या तुमने सोफिया से बात की? वह हमसे बात क्यों नहीं कर रही? लेकिन जो जवाब सोनिया ने दिया वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। सोनिया की आवाज ठंडी और गंभीर थी। सोफिया से बात करना तो अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, उसने कहा, क्योंकि वह पिछले 15 दिनों से जेल में है। यह सुनकर सैम के माता पिता का दिल जैसे थम सा गया। जेल? उनकी बहू, जो उनके बेटे की मौत के बाद इतने मुश्किल हालात में भी मजबूत बनी रही, आखिर जेल में क्यों है? क्या सोफिया किसी साजिश का शिकार हुई है, या उसके अतीत में कोई ऐसा राज है जो अब सामने आ रहा है? क्या यह महज एक संयोग है, या सैम की मौत और सोफिया की गिरफ्तारी के बीच कोई खौफनाक कड़ी छिपी हुई है? दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रहस्यमयी और खौफनाक मोड़ के पीछे छिपे सच का पर्दाफाश करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। सोफिया का जेल में होना खुद में एक बद्धा शौक था, लेकिन जो वजह सामने आई वह तो और भी चौंकाने वाली थी। जब सैम के माता पिता ने सोफिया की गिरफ्तारी की वजह जानने की कोशिश की तो उनका दिल दहल गया। सोफिया को सैम के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब यह सवाल उठता है कि अगर सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो सोफिया का इसमें क्या हाथ हो सकता था? और अगर सोफिया दोषी थी तो पुलिस को उसे पकड़ने में इतने महीने क्यों लगे? क्या सच में सोफिया ने सैम का मर्डर किया था, या फिर उसे किसी गहरी साजिश में फंसाया गया था? क्या सच में सोफिया ने अपने पति का मर्डर किया? सैम की मौत के कुछ दिनों बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने पुलिस को चौंका दिया। सैम के ब्लड में साइनाइड की उच्च मात्रा पाई गई थी, जो साफ दर्शाता था कि सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। इसके अलावा
सैम के ब्लड में क्लोनाजेपाम नामक दवा के ट्रेसेस भी मिले थे। यह दवा आमतौर पर पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है और इसका इस्तेमाल एक स्लीपिंग पिल के रूप में भी किया जाता है। सैम के शरीर में दोनों चीजों का पाया जाना यह साफ इशारा था कि सैम का मर्डर प्री प्लान किया गया था, और यहां से पुलिस का शक सबसे पहले सोफिया पर गया। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का तरीका थोड़ा अलग था। वे तुरंत सोफिया का दरवाजा खटखटाने नहीं गए। उनका मानना था कि अपराधी शुरुआत में कुछ समय तक नॉर्मल एक्ट करते हैं ताकि शक न हो, और बाद में जब उन्हें लगे कि मामला ठंडा हो चुका है तो वे असली चेहरे के साथ सामने आते हैं। इसलिए पुलिस ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बनाई। पहले उन्होंने सोफिया पर नजर रखने के लिए कई टीम्स बनाई। एक टीम उसकी मूवमेंट्स पर, एक टीम उसके कॉल रिकॉर्ड्स पर, और तीसरी टीम उसकी बैंक ट्रांजैक्शंस पर नजर रख रही थी। ये सब कुछ हफ्तों नहीं, महीनों तक चला, क्योंकि पुलिस जानती थी कि अपराधी कितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं उसकी चूक हो ही जाती है। नया मोड़, सोफिया की संदिग्ध हरकतें। सैम की मौत के 5 महीने बाद सोफिया ने सैम की कार एक शख्स के नाम ट्रांसफर कर दी। लेकिन पुलिस को हैरानी तब हुई जब सोफिया ने उसी शख्स के साथ एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला और सैम के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। पुलिस की टीम ने देखा कि सोफिया और यह शख्स अक्सर मेलबर्न के पार्कों और कैफे में एक साथ दिखाई देते थे। शुरुआत में तो दोनों बिल्कुल भीड़ भाड़ से बचते हुए मिलते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका डर खत्म हो गया। अब दोनों खुलेआम मिलते थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी थी जैसे किसी रिलेशनशिप में कपल होते हैं। पुलिस ने दोनों के बीच 100 घंटों से भी ज्यादा की कॉल रिकॉर्डिंग टैप की थी। जब पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन का डाटा कंपाइल किया तो यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि यह दोनों शख्स एक ही व्यक्ति थे। उनका नाम था अरुण कमलासनन। अरुण कमलासनन का जुड़ाव, एक नया खतरनाक मोड़। अरुण कमलासनन का यह किरदार अचानक ही इस खौफनाक रहस्य में आकर फंस गया। अब सवाल यह उठता है कि वह कौन था और उसकी भूमिका सैम की मौत में क्या थी। क्या सोफिया और अरुण का मिलकर सैम के मर्डर को अंजाम दिया था, या फिर अरुण का सैम के मर्डर से कोई कनेक्शन था और सोफिया को उसके जाल में फंसाया गया था। दोस्तों, यह रहस्य अब और भी गहरा होता जा रहा है। हम इस कहानी के अगले रहस्यों को उजागर करेंगे, जहां एक नया खौफनाक मोड़ सामने आएगा और हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि अरुण कमलासनन का इस पूरे खेल में क्या रोल था। सैम और सोफिया की कहानी एक ऐसे मोद्दा पर पहुंची थी जहां पर एक प्यार भरे रिश्ते में छिपी रहस्य की परतें धीरे धीरे उधधने लगीं। इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस समय में जब सैम और सोफिया की मुलाकात हुई थी केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव करुवलु में, जहां सैम का जन्म हुआ था। सैम बचपन से ही एक सीधा सादा और इंटेलिजेंट बच्चा था जो गायन में भी बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि वह अपने लोकल चर्च के क्वायर ग्रुप का हिस्सा था। यहीं उसकी मुलाकात हुई सोफिया से। दोनों के बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती हो गई थी और वे अपने ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। एक ही स्कूल और फिर एक ही कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अधूरी चाहत, सच्चाई का छुपा चेहरा। 2003 में सैम ने ठान लिया था कि वह सोफिया से शादी करेगा, लेकिन इसके लिए उसे पहले एमबीए करना था। इसलिए वह तमिलनाडु के डिंडीगुल में शिफ्ट हो गया। वहीं सोफिया ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। यही वह समय था जब सोफिया की मुलाकात एक इंजीनियरिंग के छात्र अरुण कमलासनन से हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और जल्द ही वह दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। सैम को नहीं था कोई अंदाजा। जब सैम तमिलनाडु में अपने एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, उसे यह बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि सोफिया उसके साथ साथ अरुण के साथ भी एक रिश्ते में थी, और इस राज को सोफिया ने इतनी चतुराई से छुपा लिया था कि सैम को कभी भी इसका स्लाइटेस्ट हिंट नहीं मिला। किसी और के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत 2005 में, जहां अरुण ने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ली और जॉब की तलाश में जुट गया, वहीं सोफिया ने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। सैम और सोफिया के बीच फिर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि सोफिया ने अपने अफेयर को सैम से कभी नहीं छुपाया था।
2008 में 3 साल बाद सैम और सोफिया ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। दोनों के परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो उनके प्यार और शादी के बारे में किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि सैम के पिता ने शुरू में इस रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन सोफिया ने अपनी जान देने की धमकी दी कि अगर सैम से शादी नहीं करवाई तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। सैम के पिता को सोफिया का यह कदम देखकर अंततः मानना पड़ा और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि जिस लड़की के बारे में वह सोचते थे कि वह उनके बेटे के प्यार में इस हद तक दीवानी है, वही लड़की कुछ साल बाद उनके बेटे के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हो जाएगी। हर केस में छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। इस केस के दौरान जब इन डिटेल्स की गहराई से जांच की तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो यह साबित करते हैं कि कभी-कभी इंसान के दिमाग में छिपे हुए गहरे गुस्से और जुनून उसे कितनी भी खतरनाक स्थिति में धकेल सकते हैं। जैसे जैसे हम इस केस की तह तक जाएंगे, हमें समझ में आएगा कि सोफिया और अरुण के बीच क्या गहरा राज छिपा था और कैसे यह रहस्य सैम की मौत से जुड़ा था। क्या सच में सोफिया और अरुण ने मिलकर सैम का मर्डर किया या फिर यह कोई बड़ी साजिश थी? साल 2008 एक धूमधाम से सैम और सोफिया की शादी हुई। ईसाई धर्म के रीति रिवाजों से उनके प्यार ने एक नया अध्याय शुरू किया। 1 साल बाद दोनों पेरेंट्स भी बन गए और जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। सोफिया बेंगलुरु में एक फर्म में जॉब कर रही थी, जबकि सैम को ओमान के लुलु एक्सचेंज में नौकरी मिल गई थी और उसे अब विदेश जाना पड़ा। लेकिन यहीं से हालात बदलने वाले थे, एक नई दिशा की ओर। सैम और सोफिया का बदलाव 3 साल बाद 2011 में सोफिया की बड़ी बहन सोनिया पहले ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बस चुकी थी और सोफिया ने जिद पकड़ ली कि वह भी वहीं बसने जा रही है। शुरुआत में सैम इस बात के लिए राजी नहीं था, क्योंकि ओमान से भारत आना उसके लिए आसान था और फिर वह छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ समय भी बिता सकता था। लेकिन सोफिया का इरादा बदल चुका था। उसने ऑस्ट्रेलिया जाने की अपनी जिद पर कायम रहते हुए 2012 में अपने 3 साल के बेटे के साथ मेलबर्न शिफ्ट होने का फैसला किया। सैम, जो अपनी करियर की दिशा को लेकर बहुत एम्बिशियस था, अंततः 2013 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और परिवार ने मिलकर एक नई शुरुआत की, एक गहरी साजिश की शुरुआत। अरुण कमलासनन का रहस्य। लेकिन सवाल वही था जो अरुण कमलासनन, जिसे सोफिया ने 2003 में पहली बार केरला में मिला था, का नाम ऑस्ट्रेलिया में कैसे आया? 1990 में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे मिस्टर बिग के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही अलग और खतरनाक तरीका था, जिसमें पुलिस अफसर फेक क्रिमिनल गैंग बनाकर संदिग्ध से दोस्ती करते थे ताकि उसका भरोसा जीतकर उससे कन्फेशन हासिल किया जा सके। इस मिस्टर बिग का कोड नेम था बॉस और इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने अरुण पर नजर रखना शुरू किया। उन्हें पता चला कि अरुण अक्सर एक खास बार में जाता था, तो एक अंडरकवर पुलिस अफसर ने उसे फॉलो करना शुरू किया। अरुण से दोस्ती करने के बहाने महीनों तक उस अफसर ने अरुण से बातचीत की और धीरे धीरे उस पर विश्वास जितने में कामयाब हो गया। सच्चाई की ओर बढ़ते कदम, छानबीन और खुलासा। 12 अगस्त 2016 को 10 महीनों की कड़ी मेहनत और पेशेंस के बाद ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने अरुण और सोफिया को सैम के मर्डर के संदिग्ध मानते हुए अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इन दोनों के घरों की छानबीन की और कुछ चौंकाने वाले सुराग मिले। सोफिया और अरुण की डायरी मिली। सोफिया की डायरी एक सामान्य डायरी जैसी थी, जबकि अरुण के पास एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी थी जिसमें डेटा उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में स्टोर था। इन दोनों डायरी में कुछ ऐसे अहम बातें लिखी हुई थीं जो इस केस की गुत्थी को और भी उलझा देती थीं। ये बातें अब इस कहानी का नया मोड़ देने वाली थीं। साजिश का खुलासा सोफिया और अरुण ने मिलकर जो साजिश रची थी, वह कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक थी। सोफिया ने खुद को सैम के जीवन की सबसे करीबी शख्सियत बना लिया था, लेकिन उसने अपनी योजनाओं को इस कदर छुपाया कि सैम को कभी कुछ भी शक नहीं हुआ। अरुण, जो एक समय सोफिया का दोस्त था,
अब इस साजिश का साथी बन चुका था। क्या यह सब कुछ सोफिया और अरुण ने मिलकर किया था, या इसके पीछे कोई और भी था जो इस मर्डर को और भी जटिल बना रहा था? ये सवाल अब धीरे धीरे अपनी सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे। आखिरकार पुलिस ने जो साक्ष्य इकट्ठा किए थे, उनके आधार पर सोफिया और अरुण की पूरी साजिश सामने आने वाली थी। लेकिन क्या यह साजिश सिर्फ खुद को बचाने के लिए थी? फिर एक और गहरी साजिश थी जिसे पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई थी। साल 2009 में 6 साल बाद सोफिया और अरुण एक बार फिर मिल गए थे। शादी के बाद सोफिया बेंगलुरु में जॉब कर रही थी, जबकि सैम को ओमान में काम करने के लिए जाना पड़ा था। इस दौरान सोफिया और अरुण के बीच एक बार फिर से अफेयर शुरू हो गया था, और इस लंबे समय से चल रहे अफेयर के बारे में सैम को कोई भनक नहीं थी। सैम तो दूसरे देश में था, इसलिए उसे शक होने का कोई कारण नहीं था। वक्त के साथ सोफिया और अरुण का एक दूसरे को पाने का जुनून और बढ़ता चला गया। अब सोफिया के लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था कि सैम कुछ दिन के लिए घर आए, क्योंकि इन दिनों के दौरान वह अरुण से बात नहीं कर पाती थी। इसीलिए सोफिया ने बहुत चालाकी से ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने का प्लान बनाया, जहां उसकी बड़ी बहन पहले से सेटल हो चुकी थी। सोफिया ने सोचा कि अगर वह ऑस्ट्रेलिया चली जाती है तो सैम उसे ओमान में रहने के लिए कहेगा, लेकिन हर बार सैम करियर का हवाला देकर उसे मना कर देगा। जैसे पहले भी सोफिया ने उसे बताया था, सैम की टॉप प्रायोरिटी उसकी फैमिली थी, और इसलिए वह हमेशा अपनी फैमिली के पास लौटने के बजाय अपने करियर को प्राथमिकता देता था। इस वजह से सोफिया ने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर वह स्वतंत्र हो जाएगी। लेकिन सोफिया ने शायद यह नहीं सोचा था कि जिस शख्स से वह सब कुछ छुपाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी, वह भी एक दिन हमेशा के लिए वहीं आ जाएगा। 2012 में सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई, और कुछ महीनों बाद सैम भी वहां आ गया। और फिर जुलाई 2013 में अरुण भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अरुण ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डायरी में लिखा था कि उसने 7 जुलाई 2013 में पहुंचा। 2013 को मेलबर्न में अपनी लव से मिलकर 7 महीने बाद उसकी मुलाकात की थी। यह एक बड़ा संकेत था कि अरुण और सोफिया इंडिया में भी एक दूसरे से मिलते रहते थे, और अब ऑस्ट्रेलिया में सोफिया के पास उसका पति सैम और उसका प्रेमी अरुण दोनों मौजूद थे। ऐसे मामलों में चाहे कुछ दिन या कुछ महीने छुपा लिया जाए, लेकिन कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। सोफिया और अरुण के लिए यह सब छुपाना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वे अब एक दूसरे के लिए पागल हो चुके थे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। अंततः सैम को सोफिया के अफेयर के बारे में पता चला। वह आदमी जिसे उसने अपने जीवन का साथी चुना था, वही उसके पीठ पीछे धोखा दे रहा था। सैम ने सोफिया को माफ कर दिया, शायद परिवार और बेटे के ख्याल से, और उसे एक और मौका दिया। लेकिन सोफिया की माफी और घड़ियाली आंसू सिर्फ दिखावे के थे। उसने अपने मन में तय कर लिया था कि अब उसके और अरुण के बीच जो दीवार खड़ी थी, उसे गिराना बहुत जरूरी था। जुलाई 2016, अटैक ऑन सैम। जुलाई 2016 में, यानी सैम की मौत से 3 महीने पहले, मेलबर्न के एक रेलवे स्टेशन में सैम पर एक नकाबपोश आदमी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि सैम की गर्दन, कनपटी और गाल पर गहरी चोटें आईं। हमला जान से मारने के इरादे से किया गया था, लेकिन सैम ने न केवल मुकाबला किया, बल्कि हमलावर का नकाब भी हटा दिया। हमलावर डर के मारे वहां से भाग गया। पुलिस को सैम की गाड़ी से जिप टाइज और हैंडकफ मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह हमला जानबूझकर किया गया था। सैम ने पुलिस को बताया कि उसने हमलावर का चेहरा देखा था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। 3 महीने बाद सैम की मौत की जांच कर रही पुलिस को जब उस दिन हुए हमले की रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने अरुण की लोकेशन की जांच शुरू की, और यह पाया कि अरुण, जो एक मर्सिडीज बेंज डीलरशिप में क्लीनर का काम करता था, उस दिन किसी चोट का बहाना बनाकर काम पर नहीं आया था। पुलिस को शक था कि अरुण ही सैम पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था, और इसका मोटिव तो पहले ही स्पष्ट था।
लेकिन एक सवाल था, क्या सच में सैम ने हमलावर का चेहरा देखा और फिर भी उसे पहचान नहीं पाया? और अगर उसने पहचान लिया था तो उसने पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था और सैम की मौत की गुत्थी अब और भी जटिल होती जा रही थी। सैम सच जानने के बाद उसने शायद महसूस किया कि उसकी जिंदगी को खतरा था और यही कारण हो सकता है कि उसने पुलिस को उस हमलावर का चेहरा पहचानने के बावजूद इसके बारे में कुछ नहीं बताया। दरअसल उस वक्त तक उसे सोफिया और अरुण के अफेयर का पता चल चुका था और वह समझ चुका था कि उसकी पत्नी और उसके पुराने दोस्त के बीच चल रही यह साजिश उसकी मौत का कारण बन सकती है। यह डर उसकी बातों में भी साफ झलकता था। जब वह भारत अपने माता पिता से मिलने गया था तब उसने एक बेहद चौंकाने वाली बात कही थी, अगली बार मैं यहां कॉफिन में लेट कर आऊंगा। नेक्स्ट टाइम आई वुड बी कमिंग हियर इन अ कॉफिन। यह बात बहुत गहरी थी और यह संकेत था कि सैम को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसे जान का खतरा है। 14 अक्टूबर 2015, सैम की हत्या की साजिश। 14 अक्टूबर 2015 की तारीख उस दिन के लिए महत्वपूर्ण बन गई जब सोफिया और अरुण के दिमाग में खतरनाक साजिश चल रही थी। सोफिया ने सैम को मारने की योजना बनाई और यह हत्या एक ठंडी, सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। सबसे पहले सोफिया ने सैम से छिपते हुए अरुण को अपने घर बुलाया और उसे छुपा लिया। फिर उसने सैम के मिल्क शेक में अरुण द्वारा दिए गए स्लीपिंग पिल्स की एक भारी डोज मिलाकर सैम को पिला दी। जब सोफिया ने यह सुनिश्चित कर लिया कि सैम अब जल्दी जाग नहीं पाएगा तो अरुण बाहर आया और अपने साथ लाए साइनाइड को ऑरेंज जूस में मिलाया। यह जहर मिला जूस सोफिया और अरुण ने सैम को अनकॉन्शियस होते हुए उसके मुंह में धीरे धीरे डाला। साइनाइड खाने की नली से सैम के शरीर में प्रवेश कर गया और यही जहर उसकी मौत का कारण बना। सैम की हत्या के बाद जांचकर्ताओं के लिए यह साबित करना जरूरी था कि यह साजिश सच में हुई थी। इस दौरान सोफिया और अरुण के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने की कोशिश की गई ताकि उन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। 17 महीने बाद 29 जनवरी 2017 को सोफिया और अरुण के खिलाफ झूरी ट्रायल शुरू हुआ। पहले तो दोनों ने गिल्टी नहीं, नॉट गिल्टी का दावा किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी कहानी बदल दी। यह कहानी जो उन्होंने अदालत में पेश की वह एक नई रणनीति का हिस्सा थी जिसे वे अपने बचाव के रूप में पेश कर रहे थे। अब सवाल यह था कि अदालत में उनकी बातों में कितना सच था और कितनी हद तक वे दोनों अपने अपराध से बचने के लिए झूठ बोल रहे थे। यह ट्रायल उनके भविष्य को तय करने वाला था और उनकी सजा अब अदालत के फैसले पर निर्भर थी। अरुण ने पूरी साजिश का पूरा इल्जाम खुद पर लिया और बताया कि वह उस रात सोफिया और सैम के घर के सामने झाड़ियों में छुपा था। जब सैम और सोफिया रात 10 बजे घर लौटे तो वह चुपके से गैराज के दरवाजे से घर में दाखिल हुआ। फिर उसने अवाकाडो मिल्क शेक में दवा मिलाई जिसे सैम और सोफिया ने पी लिया और इस दवा के कारण वे बेहोश हो गए। बाद में उसने सैम को बेहोशी की हालत में साइनाइड मिलाकर ऑरेंज जूस पिलाया। अरुण ने यह भी दावा किया कि उसने सोफिया को इस बारे में अनजान रखा, लेकिन उसने यह भी कहा कि अगर सोफिया को पता भी चलता तो वह फिर भी उसका साथ देती क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। अरुण ने इस साजिश में अपनी पूरी भागीदारी स्वीकार की और यह साबित करने की कोशिश की कि सोफिया इस हत्या के प्लान से अनजान थी। सोफिया का बचाव और जमानत की कोशिश अब, जबकि अरुण ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था। सोफिया ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए सभी आरोप अरुण पर डाल दिए। उसने कोर्ट में कहा कि वह गहरी नींद में थी और उसे इस साजिश का कोई अंदाजा नहीं था। सोफिया ने फूट फूट कर अदालत में आंसू बहाए, लेकिन जब पुलिस ने कोर्ट में उनकी सीक्रेट डायरी पेश की तो उसकी सारी कहानियां झूठी साबित हो गईं। यह डायरी एक मजबूत सबूत के तौर पर पेश की गई थी जिसमें सोफिया और अरुण के बीच प्यार और साजिशों का जिक्र था। इन डायरी एंट्रीज में उनका रिश्ता और एक दूसरे के लिए ख्वाहिशें बखूबी दिखाई देती थीं। सोफिया ने अपनी डायरी में अरुण के लिए लिखा था, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूं,
मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। मिस यू अलॉट डियर, hug me tight, hold me nude. I am here for you. Why am I made with a rock heart? Why am I so cunning? Why am I so cruel? You make me do bad things. Why you made me bad? I feel like running and coming close to you, but my heart is helpless. इसके अलावा जुलाई 18, 2013 की एंट्री में सोफिया ने लिखा था, Planning is always needed in what we do. An idea without a plan is no more than a dream. यह वाक्य सीधे तौर पर यह साबित करता था कि सोफिया ने अपनी साजिश 2013 से ही शुरू कर दी थी। सोफिया ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए अरुण को ऑस्ट्रेलिया बुलाया और इस साजिश को अंजाम दिया। अरुण की इलेक्ट्रॉनिक डायरी और भी चौंकाने वाले खुलासे। इसके बाद पुलिस ने अरुण की इलेक्ट्रॉनिक डायरी भी कोर्ट में पेश की, जिसमें कई एंट्रीज थीं जो इस साजिश के बारे में और भी अधिक खुलासे कर रही थीं। इन डायरी एंट्रीज में अरुण ने अपने और सोफिया के रिश्ते को और उनकी योजनाओं को विस्तार से लिखा था। अब यह बात साफ हो गई थी कि सैम की हत्या एक साजिश थी जिसे दोनों ने मिलकर रचा था, और कोर्ट में पेश किए गए इन सबूतों ने उनके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए आधार तैयार किया। सोफिया और अरुण के बीच का अफेयर एक तरफा नहीं था, जैसा कि दोनों की डायरी से साबित हुआ। अरुण ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसे सोफिया से बहुत प्यार था और वह उसे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता था। उसने यह भी कहा कि उसने अपनी भावनाओं को सोफिया तक पहुंचाने में बहुत समय लिया और उसे यह बताने में कठिनाई महसूस की। अरुण ने अपनी डायरी में लिखा था, It may take thousands of books to describe how much I love you. It took a long time to gather the strength to let her know about my love and how much I love. I am afraid how many more days I need to live in pain without her. Yes, I reach near her, a promise to be there wherever you go. She is the best match for me in all ways. I am sure that one day she will be mine, this life and next. यह स्पष्ट था कि दोनों का रिश्ता सिर्फ एक अफेयर नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश में तब्दील हो गया था। सोफिया ने भी अपनी डायरी में लिखा था कि वह अरुण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इन डायरी एंट्रीज ने अदालत में यह साबित कर दिया कि सोफिया और अरुण दोनों मिलकर सैम की हत्या की योजना बना रहे थे। पोस्टमार्टम और साइनेड का खुलासा सोफिया और अरुण के द्वारा सैम को जहर देने की साजिश को और भी मजबूत करते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि सैम के शरीर में अत्यधिक साइनेड पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सैम के शरीर में 28 मिलीग्राम प्रति किलो साइनेड था, जो किसी की जान लेने के लिए एक अत्यधिक खतरनाक खुराक होती है। प्रोफेसर बर्क ने अदालत में यह बताया कि साइनाइड को अगर लिक्विड के रूप में मुंह में डाला जाए तो रिफ्लेक्सेस के कारण शरीर उसे बिना चौक हुए निगल सकता है। यही कारण था कि सैम की जान लेने के लिए साइनाइड को ऑरेंज जूस में मिलाकर उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाया गया था, ताकि वह बिना किसी रुकावट के उसे निगल सके और जल्दी बेहोश हो जाए। अरुण और सोफिया के झूठ का खुलासा अदालत में फ्लैट मेड अजी परमेश्वरन ने भी गवाही दी कि सोफिया अक्सर अरुण से मिलने उसके फ्लैट आती थी। अरुण ने परमेश्वरन को मना किया था कि वह इंडिया में उसकी फैमिली को इस बारे में कुछ भी न बताएं, क्योंकि वह खुद भी शादीशुदा था और उसके एक बच्चा भी था। ये सारे सबूत ये साबित करते थे कि सोफिया और अरुण ने सैम की हत्या के लिए एक योजनाबद्ध साजिश बनाई थी। अदालत ने सोफिया और अरुण के खिलाफ इन सबूतों को माना और उनकी साजिश को बेनकाब किया। अंतिम सजा और फैसले की प्रतीक्षा 30 जनवरी 2018 को जब इन सबूतों को अदालत में पेश किया गया तो यह निश्चित हो गया कि सोफिया और अरुण दोनों ने मिलकर सैम को मारने की योजना बनाई थी। इन डायरी एंट्रीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों की गवाही ने उनके खिलाफ मजबूत मामला खड़ा किया। अब यह सवाल था कि अदालत उनका फैसला क्या सुनाएगी और उन्हें कितनी सजा मिलेगी।
इस मामले का अंत न्यायिक प्रणाली के जरिए हुआ, लेकिन इसके परिणामों ने कई जिंदगियों को प्रभावित किया, खासकर सोफिया और सैम के बेटे की, जो इस हादसे से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त 2018 को सोफिया और अरुण को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अरुण कमलासनन को 24 साल की सजा दी गई, जिसमें उसे 20 साल तक पैरोल की संभावना नहीं होगी। वहीं सोफिया को 22 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें वह 18 साल तक पैरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। शुरुआत में अरुण को 27 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सजा को घटाकर 24 साल कर दिया गया। इस सजा के बावजूद सोफिया कोर्ट के फैसले से नाखुश थी और उसे अनसेफ और अनसेटिस्फैक्टरी बताया। पूरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वह बिल्कुल भावहीन रही, जबकि अदालत ने माना कि इस केस में सबसे बड़ा विक्टिम उसका बेटा था, जो इस पूरी घटना से गहरे प्रभावित हुआ। सैम के बेटे की कस्टडी को लेकर भी अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। कस्टडी सोफिया की बड़ी बहन सोनिया को दी गई, ताकि बच्चे को एक स्थिर और सुरक्षित परिवार मिल सके। हालांकि सैम के पेरेंट्स इस फैसले से नाखुश थे और उन्होंने अपने पोते की कस्टडी पाने के लिए भारतीय सरकार से इंटरव्यू करने की रिक्वेस्ट की थी। वे अपने पोते को अपने साथ भारत लाकर रखना चाहते थे। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार बच्चों को उनके परिवार से जुड़ी क्राइम की जानकारी नहीं दी जाती है और बच्चे की कस्टडी पर अंतिम फैसला ऑस्ट्रेलियन सरकार का होता है। अब 2024 में सैम का बेटा 16 साल का हो चुका है और वह अब समझ सकता है कि क्या हुआ था और क्यों उसके पिता अब जिंदा नहीं हैं और उसकी मां जेल में है। सोफिया के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है, इसलिए वह अपनी सजा पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में रह सकती है। लेकिन अगर वह ऑस्ट्रेलिया छोड़ती है तो उसे दोबारा वापस आने का अधिकार नहीं होगा। वहीं अरुण के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं है और वह जेल से बाहर निकलने के बाद भारत वापस भेजा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 24 साल बाद वे दोनों एक साथ रहना भी चाहते हैं तो वे ऑस्ट्रेलिया में एक साथ नहीं रह सकते। कुल मिलाकर यह मामला न केवल एक हत्या की साजिश का खुलासा था, बल्कि यह एक परिवार की टूटन और एक बच्चे के भविष्य को लेकर भी गहरे सवाल खड़े कर गया। यह केस हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। सोफिया और अरुण दोनों के कार्यों ने यह साबित किया कि कभी-कभी इंसान अपने गहरे अहंकार, हवस और पागलपन के कारण अपने परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सोफिया ने जिस तरह सैम के प्रति अपना प्यार दिखाया, वह उसकी वफादारी का नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं और व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए एक खतरनाक खेल का हिस्सा था। सैम की मौत ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि उस बेटे से उसके पिता का साया छीन लिया, जो एक पूरी जिंदगी के लिए असहाय हो गया। सोफिया ने समाज और परिवार के सामने जो मासूमियत का अभिनय किया, वह उसके भीतर छिपे असली व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है। अरुण, जो एक पढ़ा लिखा और शादीशुदा व्यक्ति था, भी अपनी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और अपनी हवस के लिए अपने परिवार और भविष्य को नष्ट कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि ऐसे मामले समाज के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब पति पत्नी का आपस में विश्वास टूट जाता है और एक दूसरे पर शक की दीवार खड़ी हो जाती है, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में क्या समाज और संस्कृति की सच्चाई ऐसी होती है जो किसी के जीवन को खत्म करने की हद तक जा सकती है? यह कहानी एक चेतावनी के रूप में सामने आती है कि हमारी इच्छाएं और पागलपन कभी-कभी हमें यह सोचने नहीं देते कि हम जिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे हमारे अपने ही होते हैं। आपकी इस कहानी को पसंद करना और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमें अपने आसपास की जिंदगी और रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने की ओर प्रेरित करती है। जय हिंद।